आजाद नगर नाम के एक राज्य में रामदास नाम का एक सेठ रहता था। वह सेठ स्वभाव से बहुत ही बेईमान और लालची था। रामदास अपने गोदाम में रखे हुए अनाज में हमेशा मिलावट करता था। जैसे चावलों में कंकड़ और चीनी में रेत मिलाकर लोगों को बेचा करता था। गांव वालों को जब उसकी इन करतूतों के बारे में पता चला तो वे रामदास की शिकायत करने के लिए राजा के दरबार में गए। लेकिन रामदास को पहले ही पता चल गया और वह उसी रात अपने परिवार को लेकर उस राज्य से भाग गया। भागते भागते वह एक जंगल में पहुंचा। रामदास की एक बेटी भी थी जो कि बहुत ही छोटी थी। वह जोर जोर से रोने लगी। लगातार वह रोए जा रही थी। अब उसके रोने से रामदास को डर लगने लगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, सुशीला, कहीं इस लड़की की वजह से हमें राजा के दूत पकड़ न लें। देखो सुशीला, इस मनहूस लड़की को हमें यहीं जंगल में छोड़ देना चाहिए। सुशीला यह सब करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन रामदास के बार बार कहने पर वह अपनी छोटी सी बच्ची को जंगल में छोड़ने को तैयार हो गई। तभी उन दोनों की नजर एक साधु की कुटिया पर पड़ी। दोनों ने सोचा, क्यों ना हम अपनी इस बच्ची को साधु की कुटिया के बाहर छोड़ दें, क्योंकि अवश्य ही यह साधु बाबा हमारी बच्ची को बचा लेंगे। यह सोचकर उन्होंने अपनी बेटी को वहीं पर छोड़ दिया और वहां से भाग गए। थोड़ी देर के बाद जब कुटिया में बैठे हुए साधु बाबा को उस बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी, तो वह कुटिया से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची जो लगातार रोए जा रही थी। वो हैरान हुए, आखिर इस घने जंगल में यह छोटी सी बच्ची कैसे पहुंच गई। उन्होंने बड़े प्यार से उस बच्ची को उठाया और अपनी कुटिया में ले गए और उन्होंने अपनी कुटिया में ही उसे रखने का फैसला कर लिया। उसी राज्य के गांव में शेखर नाम का एक किसान रहता था। उसके पास बहुत जमीन थी। उसके परिवार में उसकी पत्नी सरोज और उसका बेटा जो अभी छोटा बच्चा था। एक दिन शेखर और सरोज को अपने किसी रिश्तेदार के यहां जाना था। शेखर ने सरोज से कहा, भाग्यवान, हम अपने बेटे मयंक को लेकर रिश्तेदार के यहां नहीं जा सकते, क्योंकि जंगल का रास्ता है। वहां बहुत ही खतरनाक जानवर भी रहते हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि कुछ दिन के लिए मयंक को रामू के पास छोड़ देते हैं। ऐसा विचार कर वे दोनों अपने पड़ोसी रामू के घर गए और वहां मयंक को छोड़कर अपने रिश्तेदार के यहां चले गए। रामू और उसकी पत्नी राधा मयंक का अच्छे से ध्यान रखती। रामू के दो बेटे भी थे। एक दिन रामू को पता चला कि उसके दोस्त शेखर और सरोज पर जंगल में किसी जानवर ने हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। रामू और राधा को बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने सोचा, अपने मित्र के बेटे मयंक को अब अपने बेटे की तरह ही पालेंगे। अब मयंक हमारा ही बेटा है, बल्कि हम इसे अपने बेटे से भी बढ़कर मानेंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। रामू को अब खेती से अच्छी आमदनी हो रही थी, क्योंकि उसके पास अब उसके स्वर्गीय दोस्त शेखर की संपत्ति भी आ चुकी थी। राधा का भी ईमान डगमगाने लगा। उसके मन में अब लालच आ गया था। हमारे तो दो बेटे हैं, एक के लिए तो हमारे पास पर्याप्त संपत्ति है। अगर हम अपनी संपत्ति के दो भाग कर देंगे तो दोनों बेटों में मतभेद बढ़ जाएंगे और उन दोनों की संपत्ति भी दोस्त के बेटे मयंक से कम हो जाएगी। इससे तो अच्छा यही होगा कि अगर मयंक यहां से कहीं भाग जाए तो उसके हिस्से की जमीन और गाय सब हमारी हो जाएगी। राधा ने अपनी यह बात बड़े ही गोपनीय तरीके से रामू को बताई तो वह गुस्से से बोला, नहीं, हम ऐसी बड़ी गलती कभी नहीं कर सकते। तुम भूल गई कि शेखर मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, भाई की तरह था वो। मेरे रहते तुम ऐसा नहीं कर सकती। मयंक तो हमारा बेटा है, उसे मैंने कभी अपने बेटे से कम नहीं माना। राधा ने कहा, तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि तीनों बेटों में हिस्सेदारी बराबर हो जाए। रामू बोला, यह विचार ठीक है। राधा बोली, मैं लेखाकार को अभी बुला लाती हूं ताकि वह हमारे जीते जी सारी जमीन बेटों के नाम कर दें। रामू बोला, हाँ, तुम ऐसा कर सकती हो। लेखाकार जब गांव में आएगा तो तुम तीनों बेटों के नाम पर बराबर बराबर जमीन करवा देना। राधा तो सिर्फ रामू की सहमति चाहती थी। उसे आगे क्या करना है वह तो उसने पहले ही सोच लिया था। जब पटवारी गांव में आया तो राधा ने उसे घर बुलाकर कुछ रिश्वत देकर अपनी तरफ कर लिया। मयंक और रामू उस समय गाय चराने के लिए गए हुए थे। शाम के समय जब मयंक और रामू घर वापस आए तो राधा ने मयंक से एक कागज पर अंगूठे का निशान लगवाया और उसे बताया कि अब हम लोगों ने सारी जमीन तुम तीनों भाइयों में बराबर बराबर बंटवा दी है। तुमको मंजूर है ना? मयंक बोला, मां, मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। तुम जो भी करोगी बिल्कुल सही करोगी। राधा ने बड़ी ही चालाकी से सारी जमीन अपने बेटों के नाम करवा दी थी। ये बात ना तो मयंक समझ सका और न ही रामू। इस बात को 8 साल हो चुके थे। मयंक अब बड़ा हो चला था और रामू अब बूढ़ा। और बीमारी के कारण एक दिन रामू की मौत हो गई। मयंक को इस बात पर बहुत ही दुख हुआ। रामू के जाने के बाद राधा ने सोचा,
अब समय आ गया है। अब हमें मयंक को वहां से भगा देना चाहिए। एक दिन मौका पाकर वह मयंक से कहने लगी, मयंक बेटा, अब तुम बहुत बड़े हो गए हो। अब तुम हमारे सहारे कब तक रहोगे? तुम खुद अपने लिए कोई बंदोबस्त करना चाहिए। ज्यादा दिन तक हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते। मयंक ने कहा, तुम लोगों को अगर मैं पसंद नहीं हूं तो मैं बंटवारा कर दो। राधा ने कहा, देखो मयंक, तुम्हारा इस घर में है ही क्या जो मैं तुम्हें दे दूं? तुम्हारे माता पिता तो बहुत पहले ही तुम्हारी सारी जमीन के पैसे हमसे ले चुके थे। वह तो हमारी ईमानदारी है कि हमने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन अब और तुम्हारी जिम्मेदारी हम नहीं उठा सकते, इसलिए तुम यहां से चले जाओ। मयंक को मन ही मन बहुत दुख हुआ। उसने कहा, मां, मैं बचपन से ही तुम्हारी हर बात मानी है और तुम चाहती हो कि मैं यहां से चला जाऊं, तो ठीक है। इतना कहकर मयंक वहां से चल दिया। वह जंगल की तरफ निकल गया। चलते चलते वह जंगल के पास पहुंच गया। रात होने वाली थी और वहीं पर उसे उन साधु जी की कुटिया दिखाई दी, जहां पर रामदास सेठ की बेटी रहती थी। साधु के आश्रम में पहुंचकर मयंक ने वहां पर ठहरने की अनुमति मांगी, तो साधु ने उसे वहां पर रहने की आज्ञा दे दी। अब मयंक भी साधु बाबा और उस लड़की के साथ रहने लगा। इस तरह से 3 साल गुजर गए। इधर मयंक और वह लड़की शिवानी भी एक दूसरे को मन ही मन चाहने लगे थे। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब साधु बाबा ने अपना फैसला सुनाया। मैंने फैसला किया है कि तुम दोनों का विवाह करवा दिया जाए। विवाह के बाद तुम दोनों को यह आश्रम छोड़कर जाना पड़ेगा। मयंक ने कहा, बाबा, परंतु मेरा खुद का कोई ठिकाना नहीं है। मैं अपनी पत्नी को लेकर कहां जाऊंगा? उसके बाद कहां रहूंगा? साधु ने कहा, उसकी चिंता तुम क्यों करते हो? भगवान है ना, जिसने सबको जन्म दिया है, वही सबके रहने और खाने का इंतजाम भी करेंगे। राजा और रंक सबका ख्याल वही रखते हैं। उन पर भरोसा रखकर चलते रहना, सब कुछ कुशल मंगल होगा। उसके बाद साधु बाबा ने उन दोनों का विवाह करवा दिया और विवाह के बाद साधु में उन दोनों को वहां से राजमहल चले जाने को कहा। जाते जाते साधु ने मयंक को एक अंगूठी दी और बोले, यह कोई साधारण अंगूठी नहीं है, बल्कि मैंने इसके अंदर अपनी सिद्धियों की शक्ति डाल दी है। तुम इससे जो भी कामना करोगे वह पूरी होगी। लेकिन ध्यान रखना कि अपने स्वार्थ के लिए इसका उपयोग मत करना। इसका व्यापार शुरू मत कर देना। वही करना जिससे लोगों का भला हो, जन कल्याण हो। यह अंगूठी तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगी, तुम्हें बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा लेगी। इस वक्त राजमहल में रानी बीमार चल रही है। सभी वैद्य और हकीम उसका इलाज करने में असफल रहे हैं। तुम दोनों पहले इस अंगूठी का इस्तेमाल करके रानी को ठीक करना और फिर आगे की मुसीबत से तुम्हें खुद लड़ना पड़ेगा। फिर मयंक और शिवानी साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर राजमहल की तरफ निकल पड़े। शाम होते होते दोनों महल के दरवाजे पर पहुंचे। द्वारपालों ने उन्हें रोका तो उन्होंने राजा से मिलने की इच्छा जताई। तभी द्वारपाल बोला, आज तो राजा से मिलने का समय समाप्त हो गया है। वैसे भी राजा अभी किसी से नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उनकी रानी की तबीयत बहुत ही खराब चल रही है। इसीलिए राजा चिंतित और परेशान रहते हैं। तुम दोनों 1 हफ्ते के बाद ही उनसे मिले सकते हो। मयंक बोला, हम रानी का इलाज करने के लिए यहां आए हैं, कृपा करके आप हमें उनसे मिलवा दीजिए। द्वारपाल ने कहा, क्यों राजा के गुस्से का शिकार होना चाहते हो? राजा वैद्य हकीमों पर काफी नाराज हैं। अभी तो वह इतने गुस्से में है कि जो भी उनकी रानी का इलाज करता है, रानी अगर ठीक नहीं हुई तो वह वैद्य को जिंदा जमीन में गड़वा देते हैं। मयंक ने कहा, देखिए, हम राजा के हर फैसले को मानने को तैयार हैं। जब हम लोग यह उम्मीद लेकर आए हैं कि हम रानी को ठीक कर देंगे, तो फिर आपको क्या एतराज है? द्वारपाल इस समय राजा के पास गया और बोला, महाराज, एक पुरुष और स्त्री आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उनका कहना है कि वह रानी का इलाज कर सकते हैं और यह बात पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो उन्हें भी महल में लेकर आऊं। राजा ने कहा, अगर वह दोनों पूरे आत्मविश्वास के साथ यह बात कह सकते हैं कि वह रानी को ठीक कर देंगे, तो उन्हें फौरन अंदर ले आओ। अब राजा का आदेश पाकर जब दोनों राजा के सामने पहुंचे तो राजा ने उनका स्वागत किया और पूछा, आप दोनों कहां से आए हैं और आपको किसने बताया कि मेरी रानी बीमार है? मयंक ने कहा, महाराज, हम जंगल से आए हैं। वहां पर एक विद्वान महात्मा जी के आश्रम में रहते थे। उन्होंने हम दोनों का विवाह कराया है और उनकी आज्ञा से हम यहाँ आए हैं। अपने नए जीवन की शुरुआत करने से पहले हम रानी का इलाज करना चाहते हैं। महात्मा जी ने रानी के इलाज करने में पूरा उपाय हमें समझाकर भेजा है। आप हमें रानी के पास ले चलिए। फिर उन दोनों को रानी के पास लाया गया।
मयंक ने मन ही मन अपनी अंगूठी से प्रार्थना की, अभी के अभी रानी ठीक हो जाए। इतना कहते ही रानी के शरीर में जैसे जान आ गई और वह उठकर खड़ी हो गई, मानो उसे कभी कुछ हुआ ही नहीं हो। राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। रानी ने कहा, महाराज, आप दोनों को अपने महल में ही रख लीजिए। मैं तो कहती हूं कि आप इस नौजवान को अपना मंत्री बना लीजिए। राजा ने कहा, हम ऐसा ही करेंगे और इसके रहने का भी बहुत अच्छा इंतजाम करवा देंगे। दूसरे दिन राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा करवा दी कि हम अब से मयंक को अपने सलाहकार मंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। मयंक अब दरबार में मंत्री बन चुका था। वह रामदास सेठ, जो बचपन में अपनी बेटी को जंगल में साधु बाबा की कुटिया के बाहर छोड़कर भाग गया था, जब वह आगे बढ़ा तो जंगल में उसकी पत्नी को एक शेर ने खा लिया। सेठ ने किसी तरह से अपनी जान बचाई और वहां से भाग गया, क्योंकि रामदास के पापों का घड़ा जब पूरी तरह से भर चुका था और उसका फल उसे मिलना शुरू हो गया था। उसका घर चला गया, उसकी बेटी गई, अब उसकी पत्नी की जान भी जा चुकी थी। लेकिन मन ही मन रामदास को इस बात का गुस्सा भी था। यह सब कुछ राजा की वजह से हो रहा था। वह मन ही मन राजा को बदला लेने का विचार करने लगा। बदले की आग में जलता हुआ वह चलते चलते पड़ोसी राज्य में जा पहुंचा, जहां पर रामदास की मुलाकात एक तांत्रिक से हो गई। रामदास उस तांत्रिक के पास पूरे 12 साल तक रहा और इन दिनों में उसने वहां पर बहुत सी उल्टी सीधी शैतानी सिद्धियां प्राप्त कर लीं। इन 12 वर्षों के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि उसने व्यापारी का भेष बनाकर राजा के सामने जाना चाहिए। उसने व्यापारी का भेष बना लिया और इस राजा के राज्य में प्रवेश कर गया। उसने बहुत ही अच्छी किस्म के 2 घोड़े और अपने पास रखे और उन घोड़े के साथ वह एक रास्ते में जा बैठा जिस रास्ते से राजा गुजरा था। उस दिन जब राजा शिकार करने के लिए निकला तो उसने देखा कि रास्ते में एक व्यापारी है जो बहुत ही सुंदर घोड़ों को लेकर बैठा है। राजा अपने आप को रोक नहीं सका। राजा ने उससे पूछा, आप देखने में घोड़े के व्यापारी लगते हैं। रामदास ने कहा, हाँ राजन, मैं घोड़े का व्यापारी हूं और मैं अच्छी नस्ल के घोड़े बेच रहा हूं। राजा बोले, मुझे आपके घोड़े बहुत पसंद हैं। आप इन घोड़ों को लेकर मेरे दरबार में चलिए। दरबार में पहुंचकर राजा ने घोड़े के व्यापारी से घोड़े की कीमत पूछी तो उसने बताया, महाराज, मेरे घोड़े की कीमत 20,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। राजा बोले, अरे व्यापारी, आप घोड़े की कीमत बहुत ही ज्यादा बता रहे हैं। मेरे पास तो और भी कई देशों के व्यापारी आते हैं, उनके भी बहुत ही अच्छी नस्ल के घोड़े होते हैं, लेकिन वह 4,000 रुपये मुद्राओं में बेच के मुझे चले जाते हैं, जबकि आपके घोड़े भी लगभग वैसे ही हैं। फिर कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? महाराज, मैं आपके सवालों का जवाब दे सकता हूं, परंतु आप वचन दीजिए कि मेरी बात का अगर आपको बुरा लगे तो मुझे क्षमा कर देंगे। महाराज, देखने में सभी इंसान भी एक जैसे होते हैं। एक भिखारी भी राजा से शरीर को बुद्धि में बराबर हो सकता है, मगर फिर भी वह राजा की बराबरी नहीं कर सकता। भिखारी भिखारी होता है और राजा राजा ही होता है। इस तरह मेरे घोड़े उन व्यापारियों के घोड़े से कई गुना अच्छे हैं। राजा बोली, मैं आपकी तरफ से सहमत हूं। फिर उसने 20,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर वह दोनों घोड़े खरीद ली। व्यापारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर शहर चला गया। राजा ने घोड़े को स्थलों में बंधवा दिया। सुबह घोड़े की देखभाल करने वाला नौकर भागता हुआ आया और राजा से कहने लगा, महाराज, गजब हो गया। कल जो आप घोड़े लेकर आए थे वह दोनों गधे बन चुके हैं। राजा हैरान हो गया, अब बात करो, ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज, मेरे साथ चलिए और खुद ही चलकर देख लीजिए। राजा पास गया तो घोड़े की जगह 2 गधे बंधे हुए थे। राजा जब उसे नौकर पर भड़क गया, तुम मुझे बेवकूफ बनाते हो, घोड़े बेचकर तुमने उनकी जगह गधे लाकर रख दिए। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, मेरे घोड़े वापस करो। महाराज, मेरी बात का विश्वास कीजिए, वह वही घोड़े हैं जो गधे बन चुके हैं। यह अवश्य ही उस व्यापारी की धोखेबाजी है। उसने आपको लूट लिया। तुम चुप रहो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। पूरे महल की आंखों में तुमने धूल झोंकी है। सभी जानते हैं कि मैं कल तुम्हें बेहतरीन किस्म के घोड़े लाकर दिए थे और आज तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मेरे घोड़े तुम्हें भेज दिए। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, इस नौकर को कारागार में डाल दिया जाए और इसे मार मार कर सारा सच कबूल करवाया जाए कि उसने मेरे घोड़े को कहां पर छुपाया है। मंत्री ने इस समय सैनिक को बुलाकर उसे नौकर को कारागार में बंद करवा दिया। सैनिकों ने नौकर को मारा पीटा, लेकिन वह हमेशा एक ही बात कहता रहा, मैंने घोड़े नहीं बेचे, ये वही घोड़े हैं जो अब गधे बन गए हैं। मैंने घोड़े नहीं बेचे। जब सैनिक थक गए तो उसे वहीं छोड़कर बाहर आराम करने लगे। कारागार में उस समय एक चोर भी बंद था। उसने नौकर से कहा,
भाई, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा चोर नहीं देखा। इतनी मार खाने के बाद भी तुमने सारा भेद छुपा लिया। मैं तो जब भी पकड़ा जाता हूं तो वह सभी चोरियां भी स्वीकार कर लेता हूं जो मैंने कभी की ही नहीं, जहां पर मैं कभी गया भी नहीं। ऐसा करने से मेरे दो फायदे होते हैं। एक तो मैं मार खाने से बच जाता हूं, और दूसरा, इससे हमारी चोरों की बिरादरी में मेरा और भी नाम हो जाता है। उस नौकर ने कहा, भाई मैं कोई चोर नहीं हूं। सचमुच राजा के घोड़े गधे में बदल गए। चोर बोला, क्या तुम सबको बेवकूफ समझते हो? मेरी बात मानो, तो तुम स्वीकार करो कि तुमने ही घोड़े बेचे हैं, और उस व्यापारी को बेचे हैं जिससे महाराज ने वह घोड़े खरीदे थे। मगर उसने तुम्हें पैसे नहीं दिए, तो तुम फांसी से बच जाओगे। और राजा जब उस व्यापारी की खोज करने लगेगा और उसे पकड़ लेगा, और उससे ही सारा पैसा बरामद हो जाएगा, और तुम कुछ दिनों के बाद जेल से बाहर आ जाओगे। नौकर ने सोचा, सचमुच इस चोर की बात तो बिल्कुल सही है। यह उल्टा ही जमाना है। सच बोलने वाला मार खाता है और झूठ बोलने वाला बाहर निकल जाता है। जब मंत्री दोबारा से नौकर के पास आया तो वह कहने लगा, मंत्री जी, अब मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा। उन घोड़ों को वह घोड़ों का व्यापारी ही ले गया है जिसने राजा को उन्हें बेचा था। मगर मुझे भी वह धोखा दे गया। उसने मेरे पैसे तो मुझे भी नहीं दिए, और यह नगर छोड़कर वह कहीं भाग ना जाए, उससे पहले ही आप उसे गिरफ्तार कर लीजिए। मंत्री भागा भागा राजा के पास आया और बोला, महाराज, वो व्यापारी ही नौकर के साथ सौदा करके घोड़े लेकर भाग गया है। उसी समय एक सैनिक दरबार में भागता हुआ आया और कहने लगा, महाराज महाराज, गजब हो गया। अब वो गधे चूहे बन चुके हैं। चल कर देख लीजिए। राजा हैरान हुआ तो वहां पर सच में चूहे थे। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। इसके बाद वह मयंक और उसकी पत्नी शिवानी के पास गया और उन्हें अपनी सारी समस्या बताई। राजा ने कहा, मयंक, अब तुम ही कोई चमत्कार करके उन चूहों को फिर से घुड्डे में बदल दो। मयंक ने मन ही मन उस अंगूठी से प्रार्थना की, हे चमत्कारी अंगूठी, उन चूहों को फिर से घोड़े में बदल दो। और देखते ही देखते वह चूहे फिर से घोड़े में बन गए। लेकिन यह क्या, राजा तो मयंक पर खुश होने की बजाय उस पर नाराज हो गया और बोला, अच्छा, तो मैंने बेकार में ही उस नौकर को कारागार में डाल दिया। यह सब कुछ तो तुम्हारा ही किया धरा। तुमने अपने जादू के बल पर मुझसे धोखा दिया। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, इसे सलाहकार मंत्री के पद से हटाकर कारागार में डाल में दिया जाए, और इसकी पत्नी को भी कारागार में रखा जाए। राजा को असल में मयंक की अंगूठी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब मयंक और शिवानी कारागार में बंद हो गए। तभी शिवानी ने कहा, सुनिए जी, आप जल्दी से अंगूठी का प्रयोग करके हमें यहां से बाहर निकालें। हम इस मूर्ख राजा के राज्य को छोड़कर यहां से चले जाएंगे। मयंक ने कहा, नहीं शिवानी, मैं अपनी सुविधा और अपने स्वार्थ के लिए इस अंगूठी का प्रयोग नहीं कर सकता। आगे क्या होगा ये तो देखा जाएगा। उधर वह व्यापारी व्यापारी तो था ही नहीं, बल्कि वह रामदास सेठ था, जो अब एक तांत्रिक बन चुका था, और राजा से वह अपना बदला लेना चाहता था। अपने तंत्र मंत्र की विद्या से उसने नगर के लोगों को चूहे बिल्लियों में बदलना शुरू कर दिया। अब तो वह अपने असली तांत्रिक रूप में आ चुका था। नगर के कुछ लोग भागते हुए राजा के पास आए और कहने लगे, महाराज, गजब हो गया। एक तांत्रिक आया है, लोगों को चूहे और बिल्लियों में बदल रहा है। आप उसे रोकने की कोशिश कीजिए, वरना पूरे नगर में कोई आदमी नहीं बचेगा। सब के सब जानवर बन जाएंगे। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, सैनिकों के साथ जाओ और उस तांत्रिक को पकड़कर कारागार में डाल दो। मगर जो भी उस तांत्रिक को पकड़ने के लिए गया, तांत्रिक ने उसे जान में बदल दिया। कुछ देर बाद एक सैनिक भागता हुआ आया और बोला, महाराज, जल्दी से आप यह महल छोड़कर यहां से चले जाइए। वह तांत्रिक आपके महल की तरफ आ रहा है, और वह जानवर में बदल देगा। यह बात सुनकर राजा घबरा गया, और जल्दी से वह अपनी रानी को लेकर महल से भागना चाहता था। जब वह रानी के पास गया तो रानी ने कहा, आप भागने की जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि हम भागकर कहां जाएंगे। हम जहां भी जाएंगे वह तांत्रिक हमें जानवर बना देगा। आप थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। आपने मयंक और उसकी पत्नी शिवानी को कारागार में क्यों डलवा दिया? वो तो मुझे बचाने के लिए जंगल से यहां पर आए थे। आपने उसे मंत्री भी बनाया, तो आप ही सोचिए, एक मंत्री दो घोड़ों की चोरी क्यों करेगा? अब तो आपकी समझ में आ गया है ना कि यह सब कुछ किसका किया धरा है। मयंक तो हमारा सबसे वफादार मंत्री है। आपने बिना किसी गुनाह के हमारे वफादार मंत्री को कारागार में बंद करवा दिया। राजा को अब समझ में आया। उसने कहा, महारानी, आप ठीक कहती हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे समझ में आ गया है, उस तांत्रिक से हमें मयंक ही बचा सकता है,
किंतु महारानी, हम किस मुंह से मयंक के पास जाएं? आप ही जाइए और मयंक को कारागार से लेकर आइए। फिर रानी ने मयंक और शिवानी को सिधा करवा दिया और बोली, मयंक, मैं राजा के गलत फैसलों के लिए बहुत ही शर्मिंदा हूं, मगर मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे अपनी मां समझकर माफ कर दोगे। मयंक ने कहा, रानी मां, आप ये क्या कह रही हैं? मेरे मन में आपके लिए कोई भी गुस्सा नहीं है। एक मां को अपने बेटे से माफी नहीं मांगनी चाहिए। आप बताइए कि मेरे लिए क्या आदेश है? क्या मैं यह नगर छोड़कर चला जाऊं या फिर राजा को मेरी कोई और सहायता चाहिए? रानी ने कहा, मयंक बेटा, अब तुम बेटे हो। तुम जानते हो कि मेरी कोई संतान नहीं। आज से मैं तुम्हें अपना पुत्र बनाती हूं और तुम्हारी पत्नी मेरी बहू है। इस राज्य को अब तुम्हारी आवश्यकता है। तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। इस राज्य के राजा और नगरवासियों को बचा सकते हो। एक तांत्रिक जो सबको जानवर बना रहा है, एक तुम ही हो जो सबको बचा सकते हो। उस दुष्ट तांत्रिक को तुम दंडित करो और सबकी रक्षा करो। मयंक ने कहा, रानी मां, मैं अवश्य ही ऐसा करूंगा। रानी ने कहा, बेटा, रानी नहीं, सिर्फ मां। तुम्हारे लिए तो मैं सिर्फ मां हूं। मयंक जब महल में पहुंचा तो देखा कि तांत्रिक महल में प्रवेश कर चुका था। तो मयंक ने अपनी अंगूठी से कहा, हे चमत्कारी अंगूठी, इस तांत्रिक की शक्तियों का खत्म कर दो। तभी अंगूठी में से एक ज्योति निकली और तांत्रिक की शक्तियां खत्म हो गईं। तांत्रिक ने बहुत कोशिश की कि वह राजा को जानवर में बदल दे, परंतु ऐसा कुछ ना हो पाया। मयंक ने कहा, महाराज, अब इस तांत्रिक से किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसकी शक्तियां अब खत्म हो चुकी हैं। तांत्रिक की शक्तियां खत्म हो जाने पर सभी नगर के लोग अपने असली रूप में वापस आ गए। मयंक ने कहा, महाराज, अब आप इस तांत्रिक को बंदी बनवाकर कर में डलवा दीजिए। तब राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो और ऐसा काम तू क्यों कर रहा है? रामदास सेठ बोला, महाराज, मैं वही सेठ हूं जिसे कई सालों पहले आपने बर्बाद कर दिया था और मेरा सारा कारोबार आपने ठप कर दिया था। मैं अपनी बेटी और अपनी पत्नी को लेकर जंगल में चला गया, जहां पर मुझे अपनी बेटी को जंगल में छोड़कर जाना पड़ा और मेरी पत्नी को एक शेर खा गया। मैं इसी बात का बदला आपसे लेना चाहता था। तभी शिवानी बोली, अच्छा, तो तुम वही सेठ हो जो नगर के लोगों को मिलावटी राशन बेचते थे। तुमने अपनी बेटी को जंगल में फेंक दिया था। रामदास बोला, बेटी, तुम यह सब कैसे जानती हो? पहले तो तुम मुझे बेटी कहना बंद करो। बेटी शब्द का अपमान मत करो। बेटी किसे कहते हैं तुम्हें पता भी है, मगर मैं तुम्हें बता देना चाहती हूं कि जंगल में फेंके जाने से पहले मैं तुम्हारी बेटी ही थी। मगर अब मेरे पिता एक महात्मा हैं और मुझे गर्व है कि मैं मयंक जैसे आदमी की पत्नी हूं। महाराज, आप इस आदमी को कठोर से कठोर सजा दीजिए। ऐसे लोगों के लिए हमारे राज्य में कोई जगह नहीं है। रामदास बोला, नहीं बेटी, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा पिता हूं। शिवानी ने रामदास से अपना मुंह फेर लिया। इसके बाद राजा ने उस तांत्रिक रामदास सेठ को कारागार में डलवा दिया और मयंक को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। अब मयंक और शिवानी महल में ही रहने लगे। राजा और रानी के बेटा बहू बनकर आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।